सभी को प्रणाम करता हूँ। एक विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि जिन लोगों के मोबाइल साइलेंट ना हो प्लीज़ कर लें। आप लोग इतना सारा लंबा समय निकाल कर आए हैं, आज किसी के पास अगर कमी है तो मात्र समय की है। तो थोड़ा सा हम लोग 1 घंटे के लिए 45 मिनट के लिए ज़रा कोशिश करें। हो सकता है डॉक्टर होंगे या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, कॉल आ सकते हैं, सामने रख लें, प्लीज़ साइलेंट में कर लें। दूसरी एक रिक्वेस्ट पत्रकार बंधुओं से रहेगी मेरी कि जितनी पिक्चर निकलनी थी शायद निकल चुकी हैं, और जितनी पिक्चर निकालनी होगी जब मैं बैठ जाऊंगा तो हम सबका साथ में एक बार फोटो निकाल लीजिएगा। आज पिछले 5 साल से मेरी कोशिश रही है कि मैं किसी संगठन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति न बनूं। इसलिए मैंने कोशिश की कि चाहे हमारा अपना आनंद ही आनंद परिवार हो या जहां पर भी मैं जाता रहा हूं, एक कोशिश की है कि लोगों को कुछ सवाल दिए जा सके। इतिहास में अक्सर ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति ने विचार देने शुरू किए और जैसे ही वो व्यक्ति चला गया, वो विचार उस व्यक्ति के साथ ही निपटकर खत्म हो गए, मात्र चेहरे बचे। और आज उन चेहरों के पीछे चलने वाले संगठन, मुझे कहीं व्यक्तिगत तौर पर, ये मेरी अपनी बात हो सकती है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ खोया है। मेरा अपना सोचना रहा है कि चेहरे आते जाते रहें। जो व्यक्ति विचार देने की कोशिश कर रहा है, समाज के अंदर जो बातें लाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो बची रही तो बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए पत्रकार बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़, मैं वहाँ बैठूंगा, हम सब साथ में रहेंगे, क्योंकि हम अगर सब साथ में न हो तो ये कार्यक्रम न हो सके। ये मेरा कार्यक्रम नहीं है, हम सबका कार्यक्रम है। तो हम सब साथ में दिखाई देंगे, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। एक तीसरी बात कहूं कि मैं यहां पर कोई मार्गदर्शन करने नहीं आया। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि मैं आप सारे लोगों को कोई रास्ते दिखा सकता हूं। ये जरूर हो सकता है कि मैं कुछ, जैसी ये दुनिया, जैसी ये धरती, जैसी धर्म और आध्यात्म की जीवन से निकले हुए मुझे जो विचार दिखाई देते हैं, उन सबको आपके सामने रखूंगा। अगर लगता है कि विचार थोड़े से भी ठीक हैं तो उनके ऊपर चिंतन किया जाए, सोचा जाए, विचारा जाए। हो सके तो अपनाया जाए, न हो सके तो छोड़ दिया जाए। और खासकर ये तो आज सम्मान है कि एक ऐसी पीढ़ी, सीनियर सिटीजन नाम दिया गया है, मैं कहता हूं एक ऐसी पीढ़ी, और मैं एक दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति, इन दोनों के बीच अगर आज संवाद हो रहा है, मैं आज शहडोल को प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये होना बड़ा मुश्किल है। आज भारत की जो सबसे बड़ी गड़बड़ी यही ही है कि इन दोनों पीढ़ियों के बीच कोई संवाद नहीं चल रहा, कोई संवाद नहीं चल रहा। जनरेशन गैप अगर होता तो बात ठीक होती। आज ये दोनों जनरेशन संवादहीन है। तो आप सभी का पुनः प्रणाम करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। एक बड़ी अच्छी कहानी है। एक बार हेगल साहब से पूछा गया था कि वो अपने गांव, अपने शहर में जाकर दर्शनों की बात क्यों नहीं करते। तो हेगल ने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया था। हेगल ने कहा था कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी विचारक दर्शन, धर्म, आध्यात्म की बात करने वालों का इतिहास ऐसा रहा है कि उनके गांव में उनको समझा नहीं जाता। दादाजी ने पहले भी कहा। तो ये एक नई कोशिश है कि हो सकता है अगर मुझे समझा गया तो एक नया क्रम चालू होगा। इसलिए मैं बिल्कुल साफ साफ कह दूं कि आने वाले 2 दिनों में दिवाली है। विचार देने की कोशिश करूंगा। अगर लगे, सोचिएगा, विचारिएगा, चिंतन कीजिएगा, लगे कि कुछ सही बात मैं कह रहा हूं तो उसके ऊपर आगे कार्यक्रम चालू हो। और अगर लगे कि नहीं, बात व्यर्थ थी, दिवाली में हम लोग बहुत कचरा निकालते हैं, इस कमरे के बाहर निकलने के साथ आप सारी बातों को कचरे के डिब्बे में फेंक कर चले जाइएगा। असल में भारत का सबसे बड़ा कचरा घरों का कचरा नहीं है, ये वैचारिक कचरा है। भारत की आज सबसे बड़ी कमी है कि हम वैचारिक कचरे को हजारों सालों से ढोते चल रहे हैं, उसको हम क्लीन नहीं कर पा रहे। तो हो सके तो एक नया कार्यक्रम शुरू हो कि अगर मेरी बातों को सोचे, लगे अच्छा है, ठीक, कमरे के बाहर निकलें, दिवाली का समय आ रहा है, पूरे वैचारिक कचरे को फेंकते हुए निकल जाइएगा।
आइए बात को शुरू करूं। मुझे विषय मिला कि देश के या राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए आम आदमी की सकारात्मक भूमिका। असल में मैं धर्म और आध्यात्म की ज्योति से कहीं अपने जीवन को चलता हुआ देखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र, देश और राष्ट्र और देश के नाम पर जो चलने वाली बातें हैं, मुझे कहीं पर ऐसा लगता है कि बड़ा ही वो एक राजनीतिक विभाजन है। देश एक ऐसी सीमा है जिसे राजनीतियां तय करती रही हैं समाज के विकास के लिए। आज से 800-900 साल पहले, जिसे हम आज का भारत भूभाग कहते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा हुआ करता था। राजनीति बदली, विचार बदले, आज कई खंड होते चले गए। तो चूंकि मैं धर्म और आध्यात्म की ज्योति से आता हूं, कल ऐसा हो सकता है कि मुझे पाकिस्तान बुलाए और मुझे एक बात यहां कहनी पड़े भारत देश के विकास के लिए। तो जो बातें मैं पाकिस्तान के विकास के लिए कहूंगा, जरूर वो भारत के खिलाफ ही होंगी, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के कहीं खिलाफ खड़े हुए। मैं धर्म और आध्यात्म की ज्योति से आता हूं, तो मैं राष्ट्र की बात करने के पहले मैं चाहूंगा कि मैं बात करना चाहूं कि आखिर इस एज ए धर्म का ताल्लुकात एक एक इंडिविजुअल के साथ है। धर्म एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि धर्म एक एक व्यक्ति की बात करता है। असल में व्यक्ति विकास की बात करना धर्म की आज तक की ज्योति और समझ रही है। तो मैं राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र एक बड़ा ही, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ही एक मेंटल सब्जेक्ट है राष्ट्र, किसे हम राष्ट्र कहें। और हो सकता है कि 200 सालों के बाद, 400 सालों के बाद, मुझे नहीं पता, शायद राष्ट्र की धुरियां बदल भी सकती। मैं व्यक्ति विकास की बात करना चाहूंगा। मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर इस व्यक्ति के लिए, जिससे होकर कहीं ये समाज बनता है, सभ्यताएं बनती है, आखिर उस व्यक्ति के विकास के लिए हमारे जीवन की भूमिका क्या होनी चाहिए। एक दूसरी बात विषय से जुड़ी हुई ही, नवनिर्माण। मुझे नहीं समझ में आता और मुझे कहीं पर ऐसा लगता है, विषय के खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूं, भारत ने असल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी। भारत ने कहा था अक्षर ब्रह्मा। कहा इसलिए था कि जिन अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, भारत ने शब्दों के ऊपर बड़े गंभीर चिंतन किए थे। भारत की भाषा के ऊपर बड़ी खोज हुई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की केवल मात्र 2 ऐसी भाषाएं हैं। एक हमारी भारतीय भाषाएं, जिनमें बहुत सारी भाषाएं आती हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और दूसरी एक फ्रेंच भाषा, जिस भाषा ने जीवन और सृष्टि में होने वाली एक एक चीजों का, हिंदी तो थोड़ा कमजोर है, लेकिन जो भारत की ऐतिहासिक भाषाएं थी, चाहे वो पाली थी, चाहे संस्कृत थी, उन्होंने जीवन की, सृष्टि की एक बातों का लिंग निर्धारण किया था। बड़ा इंटरेस्टिंग है सोचना। और दूसरी भाषा है फ्रेंच। तो असल में जो शब्द होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो नवनिर्माण की बात है, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई नवनिर्माण की जरूरत है। क्या नवनिर्माण करेंगे हम? असल में पिछले 100 साल की मार्क्सवादी सोच ने पूरी दुनिया के ऊपर एक बड़ा विध्वंसक प्रचार और प्रसार किया कि हमें लगता है कि जब तक हम इतिहास के खिलाफ खड़े न हो जाएं, हम किसी एक नए भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता नवनिर्माण का प्रश्न है। आज प्रश्न पुनरुद्धार का है, उत्थान का है। मुझे नहीं लगता, व्यक्तिगत तौर पर मुझे कहीं नहीं लगता कि भारत को हमें कुछ नया बना देना है। मुझे लगता है कि हमको आज खोजना है कि भारत ये था क्या, ये सभ्यता थी क्या, और अगर इस सभ्यता और हमारा जो इतिहास कहता है, अगर उनकी बातों में कोई सच्चाइयां थीं, तो हमें खोजना पड़ेगा कि आखिर उन सच्चाइयों को निकालने वाले आधारभूत सत्य क्या थे। क्योंकि आज मुझे कहीं पर लग रहा है कि ये, मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूं और अक्सर मुझे सुनाई देता है, खासकर भारत का एक जो वैचारिक सिस्टम आ रहा है, जो कि कहीं पश्चिम से बहुत प्रभावित है, उसे लगता है कि जो आज पश्चिम कर रहा है, हमको तुरंत उसको ले लेना चाहिए। कहीं पर भारत की अपनी एक व्यक्तिगत वैचारिक सोच में बड़ी कमी आई है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूंगा कि प्रश्न नवनिर्माण का नहीं है।
आज भारत के अंदर प्रश्न पुनरुद्धार का है, जीर्णोद्धार का है, या अगर उन दोनों शब्दों को भी निकालो तो उत्थान का है। प्लीज सेल फोन बंद रखें, नहीं तो मेरा बोलना मुश्किल हो जाएगा। एक तीसरी बात कि असल में अगर हमें ये जो विषय है, अगर उस विषय के साथ ही देखा जाए कि अगर मुझे किसी विषय पर, इसी विषय पर कि आखिर एक समाज के विकास के लिए भूमिका क्या होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि आज यहां पर विचार ये करना चाहिए कि आखिर जो आज ये सभ्यता है, ये जो दो तरफ सागरों से घिरा हुआ ये राष्ट्र है, या ऐसा भी हो सकता है कि हम यहां से कहीं पर भी चले जाएं, यहां से हम ब्राजील चले जाएं, यहां से हम सुदूर एशिया की यात्रा कर लें, आखिर हमारे जीवन पर क्या घटे कि हम समाज के अंदर और जहां भी आसपास रह रहे हों वहां के जो जीवन है उसके विकास की हम कोई श्रेणी या सीढ़ी बन सके। तो मुझे लगता है कि आज बात यह होनी चाहिए कि आखिर वो भारत क्या था, वो भारत का महाविचार क्या था जिसने कभी किसी एक ऐसे काल को दिया था जहां से निकलकर वो सारी चीजें आती हैं जिनके नाम पर आज इस भारत को दुनिया का वैचारिक गुरु कहा जाता है। क्या कारण थे जिनके ऊपर हम थोड़ा बहुत गर्व कर पाते हैं? क्या कारण थे कि भारत उन चीजों को कहीं खोज भी सका, वो हो भी सका? क्या कारण थे? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उन विषय, समय बड़ा कम है, ये कार्यक्रम तो 2 से 3 दिन का होना चाहिए, समय कम है, छोटी छोटी बातें रखूंगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि एक बढ़िया बातचीत हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना संवाद कायम होगा उतना बेहतर है। क्योंकि कम समय, एक अच्छी बात ये भी कह दूं कि चूंकि घर है और जो विवेक जी बाहर होते हैं वो घर पर आकर किसी के पुत्र भी हो जाते हैं, तो चूंकि मैं कार्यक्रम अब बिना ध्यान के अब कहीं नहीं करता, क्योंकि अक्सर होता ही है ना कि लोग बाग थोथे विचारों को सुनने और करने के लिए तैयार हैं, जहां पर बात हो कि यस मुझे अब कुछ करना है, लोग थोड़े कम होते हैं। तो मुझे दिखा पिछले 2-4 साल में कि लोग बहुत तैयार हैं मुझे सुनने के लिए, तो मैंने एक नया नियम लाया कि अब मैं कहीं पर भी कार्यक्रम करूंगा बिना ध्यान के करूंगा ही नहीं। तो जब लोग, जो मेरी जीवन की विचारधारा है या जहां से होकर मैंने जीवन के विचार को समझा है, वो बातें ज्यादा समझ में आती हैं जब हम धर्म के उन पहलुओं की ओर यात्रा करते हैं। तो चूंकि ये घर का कार्यक्रम था तो मुझे कार्यक्रम केवल एक वैचारिक ही करना पड़ा, ध्यान का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, तो कई नियम टूटे हैं। तो इसमें एक और ये भी था कि हम थोड़ा सा बातचीत करें, तो मैं बड़ी थोड़ी सी बात करूंगा जो मुझे भारत दिखाई देता है और जहां पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी है। अगर उनके ऊपर हम एक पल के लिए भी सोच पाए, कुछ काम कर पाए, तो मुझे लगता है कि भारत की भावी पीढ़ी के लिए, समाज के अंदर हमारे व्यक्तिगत विकास की जो भूमिका है उसमें हम थोड़ा सा काम कर देंगे। अगर मुझसे कोई कहे कि ये भारतीय सभ्यता क्या है, और जब मैं भारतीय सभ्यता की बात कर रहा हूं तो आज ये स्फीयर की बात नहीं कर रहा जिसे हम भारत राष्ट्र के तौर पर जानते हैं। दुनिया में मात्र 3-4 सभ्यताएं हुई हैं, संस्कृतियां हुई हैं जिनसे होकर पूरा ये राष्ट्र बना है, उसमें भारत। और ये सभ्यता का विस्तार कहीं वहां इंडोनेशिया तक जाता था और यहां कहीं सुदूर रशिया तक हुआ करता था। आज भी वहां पर ज्वाला देवी के मंदिर मौजूद हैं। तो आखिर ये जो भारतीय सभ्यता थी वो थी क्या? अगर एक सवाल किसी से किया जाए, क्या है ये भारतीय सभ्यता, इतिहास में इसने किया क्या था, क्या है भारतीय सभ्यता? और अगर थोड़ा सा और सवाल करें कि आखिर ये भारतीय संस्कृति क्या है, तो एक बात देखने में आएगी कि आज भारत के अंदर भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति को लेकर जिन भी क्षेत्रों पर बातें हो रही हैं, बड़ी भद्दी बातें हो रही हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हम लोग रोज देखते हैं कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन आता है, संस्कृति की बात शुरू हो जाती है। मतलब शर्मनाक घटना है कि इतनी महान भारतीय संस्कृति, और हमको अगर संस्कृति की कोई बात करनी पड़ती तो वैलेंटाइन डे के आसपास करनी पड़ती है। तो आज असल में जो संस्कृति की बात हो रही है ना, बड़ी भद्दी बातें हो रही हैं।
मुझे लगता है कि आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय संस्कृति क्या है, क्योंकि उस भारतीय संस्कृति को बनाने में एक एक व्यक्ति ने योगदान दिया था। असल में जो संस्कृति है ना, वो एक एक व्यक्ति के महान जीवन की खोज के निश्चय होते हैं, वहां से होकर कहीं कल्चर बनता है। क्या थी भारतीय संस्कृति, क्या थी भारतीय सभ्यता? मैं अगर एक शब्द से उसका उत्तर देना चाहूं तो मुझे लगता है कि भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति असल में यूटोपियन थी। यूटोपियन का अर्थ होता है एक ऐसा समाज, समाज के ऐसे लोग जो दिवा स्वप्न देखने की ताकत रखते हो। शायद अभी भी समझना मुश्किल हो, दिवा स्वप्न क्या होते हैं। असल में दिवा स्वप्न वो होते हैं, एक यूटोपियन कम्युनिटी, समाज या सभ्यता वो होती है जो 2-4 सालों की बात नहीं करती, 10-20 सालों के बारे में खोज और चिंतन नहीं करती, जो 500-500 हजार सालों के बारे में सोचती है और केवल आज को देखकर नहीं सोचती, वो सोचती है कि 1000 सालों के बाद क्या घटेगा जीवन के अंदर और उसकी आज से तैयारी कैसे शुरू हो। समझना मुश्किल है कि कोई सभ्यता ऐसा क्यों करेगी। असल में ऐसा सभ्यताएं और भारतीय सभ्यता ने इसलिए किया था क्योंकि भारतीय सभ्यता का महाविचार खोज का था। असल में बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है, कभी कभी लोग मजाक में कहते हैं कि भारतीय ऋषि असल में रिसर्चर हुआ करते थे, रिसर्च करते थे, और भाषाएं जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी आसपास है। मदर मैटर हो जाता है, कमीज चमीज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय ऋषि थे वो रिसर्चर हुआ करते थे, बड़ी गहरी गहरी खोज करते थे। असल में भारत का और भारतीय सभ्यता का सारा इतिहास एक महान यूटोपियन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और यूटोपियन संस्कृति होने के कारण उनको बड़ी गहरी खोज भी करनी पड़ी। खोज कैसे शुरू होती है, जरा सोचिए कि जीवन के अंदर खोज कैसे शुरू होती है। जब व्यक्ति सवाल करने शुरू करता है। अगर आपको एक नई गाड़ी लेनी है तो आपको खोज करनी पड़ेगी कौन सी गाड़ी ली जाए, और जानने के लिए कि कौन सी गाड़ी बेहतर है आपको बड़े सवाल करने पड़ेंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसा हो, एसी होना चाहिए कि नहीं, 4 व्हील ड्राइव हो कि नहीं। असल में खोज का पूरा ताल्लुकात सवाल से है, और जब व्यक्ति सवाल करने शुरू करता है तो जीवन के आसपास के अंदर जो भी कुछ घट रहा है उसका मुआयना भी करता है, उनको देखता भी है, सोचता भी है, समझने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति यही थी। इसी के कारण चाहे आज हम जिसको देखकर हम पूरी दुनिया के सामने बड़ा पीठ थपथपाते हैं, चाहे वो योग हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे आयुर्वेद हो। अब तो ज्योतिष कहीं सड़क के किनारे की दुकान बन चुका, इसलिए हम उसकी ज्यादा बात नहीं करते। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मियामी यूनिवर्सिटी में एक पूरा डिपार्टमेंट है जो भारत की ज्योतिषी गणनाओं का रोज नया अध्ययन कर रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जर्मनी के अंदर भारत की जो ज्योतिषी गणनाएं थी उनको लेकर उनकी कम्युनिटी का जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो वार्निंग इशू करता है। तो अब तो भारत का जो ज्योतिष रहा, क्योंकि ज्योतिष महाअध्यात्म था, लेकिन कहीं वो बाजार की 50 रुपए की दुकानों में घिर गया, खत्म हो गया। तो भारत के जो भी जिनको लेकर भारत कोई अपनी पीठ थपथपा सकता है, वो असल में भारत की यूटोपियन सभ्यता होने का नतीजा था। जरा सोचिए ना कि क्या जरूरत रही होगी उन लोगों को जो कहीं 10,000 20,000 साल पहले ये खोज रहे हैं कि चांद और सूरज का हमारी जिंदगी में क्या योगदान है। बड़ी अजीब सी बात लगती है, बड़ी अजीब सी बात लगती है। तात्पर्य यह है कि मतलब यह नहीं था कि जीवन में खोज और विचार किस तरफ जा रहा है। बात इस बात की थी कि जब व्यक्ति वैसा होता है तो वो जीवन के किसी भी कोण पर सोचना और समझना शुरू करता है। आपको जानकर मुझे पता नहीं कितने लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्योंकि कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया तो यात्रा न कर पाते हों। जो भाग आज हिंदुस्तान में मौजूद है राजस्थान के पास, अगर आप वहां की यात्रा करें तो आपके जो नए शहर आपको बनते हुए दिख रहे हैं, आपको शर्म लगेगी।
आपको शर्म लगेगी। वहां पर उस जमाने में जो नालियां हुआ करती थी वो बंद होती थी। उस जमाने में वहां पर जोन बने हुए थे जहां पर साइकिल कारें जाती थीं। उस जमाने की जो भी बग्घियां रही होंगी, उस जमाने में उनकी प्लानिंग उनके शहर की इतनी अच्छी थी कि आज पेरिस की सड़कों का अगर मुआयना किया जाए तो मुझे वो सेकंड ग्रेड की लगती है। यह सब इसलिए हो पाया कि भारत ने जो भी उस भारत की जो सभ्यता की मूल जो मौलिक विचार था वो वही था। जीवन के अंदर एक यूटोपियन विचार आए तो एक महाखोज, और एक अगर महाखोज की शुरुआत हो तो महासवाल। इससे होकर कहीं भारत बना था। आज ये सब चीजें मुझे कहीं पर लगता है कि बड़ी रुकी है। आज हम 2, 5, 10 साल इसके ऊपर की बात भी नहीं कर पाते। कॉलोनियां पहले आ जाती हैं, सीवेज का सिस्टम बाद में आता है, रोडें बन जाती हैं। मुझे लगता है कि आज जिन भी समस्याओं को लेकर हम और आप उलझे हुए हैं, चाहे वो रोज की प्रतिदिन की होने वाली हमारी घटनाएं हों, उनका कारण ही यही है कि भविष्यवाद के प्रति हमारी कोई सोच नहीं। भारत असल में एक गहरा भविष्यवाद था। यूटोपियन होना असल में भविष्यवादी होने का गहरा लक्षण है। मुझे कहीं पर व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि भारत के अंदर और ये जो हमारा समाज है, हम सब के अंदर अगर आज कहीं पर कोई गहरी कमी बची है या कोई गहरी कमी मुझे दिखाई देती है, वो मात्र इस बात की है कि भारत के अंदर से और हम सब के अंदर से भविष्यवाद की कहीं एक सोच का बड़ा हम लोग सब बड़े आज एक प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में जीने लगे हैं। इसलिए कहीं पर ऐसा होता है कि जो लोग हमें किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी हम भविष्यवाद के आईने पर देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते। मुझे प्रतिक्षण लगता है, और मैं कोई ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करना चाहता जिनका हमारी जिंदगी के साथ कोई योगदान नहीं है। आज हम आप सब, एक उदाहरण देता हूं क्योंकि मैं अपने पिताजी को रोज टहलते हुए देखता हूं। ये एक शहर है, यहां की आबादी होगी 2-5 लाख लोगों की, मुझे पता नहीं। यहां के सारे यंग बुजुर्ग टहलने जाते होंगे। जो सड़कों का स्कैटरी ट्रैफिक दिखाई देता है, मुझे नहीं लगता कि टहलने में इतना आनंद आता होगा। अगर भारत के अंदर कोई एक भविष्यवाद की सोच होती तो मुझे लगता है कि हम सब आज पेडेस्ट्रियन पार्क बनाकर तैयार कर चुके होते। जहां जहां पर रोडें बनी हुई हैं उनके बाजू से कहीं पैदल चलने की व्यवस्था होती। लेकिन अभी तक वो भारत के बड़े बड़े शहरों में भी हो पाना बड़ा असंभव हुआ। हम सब ट्रैफिक की परेशानी से वाजिब हैं, रोज देखते हैं, लेकिन भविष्यवाद की सोच नहीं आ पाई। इसके कारण लाइसेंस ऐसे बढ़ जाते हैं जैसे हमारे जीवन की सारी समस्या, मुझे लगती है उसकी वजह यह है कि भारत भविष्य को नहीं देख पा रहा कि आने वाले 50 सालों में हम आज जो कर रहे हैं उसका हश्र क्या होगा। लेकिन यही भारत की कोई एक महापुरुष थी। तो मुझे कहीं पर लगता है कि आज अगर हमको अपनी भूमिका तलाशनी है इस भूभाग, इस समाज, इस सभ्यता के उत्थान के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, या कहिए जहां से यह सभ्यता और जहां से यह संस्कृति बनकर आती थी, तो हमको कहीं ना कहीं अपने जीवन में आज भविष्यवाद को लाना पड़ेगा। और 2-5 सालों को नहीं, हमको देखना पड़ेगा उन आने वाले सैकड़ों सालों को भी। पतंजलि जी को जिस समय उन्होंने योग के महासूत्र लिखे थे, वो सूत्र लिखते वक्त अगर भविष्यवाद और कहीं एक यूटोपियन विचार नहीं होता तो शायद वो हम तक पहुंच नहीं पाते। मैं मात्र एक बात कहना चाह रहा था कि आज हमारी अपने जीवन की अगर कोई भूमिका हमें तलाशनी है और जिससे हमारे जीवन जीने का शायद जिन जगहों पर हम रोज आहत हो रहे हैं
मुझे लगता है कि अगर एक भी क्षण के लिए ऐसे ग्रुप, ऐसे समूह, ऐसे लोग तैयार हुए जो हम आज कर रहे हैं और कल उनकी भूमिका हमारे जीवन पर क्या होगी, और एक तरफ की सोच नहीं, एक तरफ की सोच नहीं, बहुकोणीय सोच होगी, तो मुझे लगता है कि हमारे आसपास जो भी आज घट रहा है शायद वो बदलने लगेगा। एक दूसरी बात और कहूं, फिर मैं सवालों तक आऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूं वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए नहीं कि मैं आपके जवाब दे सकता हूं, बल्कि केवल इसलिए कि हम एक संवाद शुरू करें। एक दूसरी बात जो मुझे आज बड़ी पीड़ा के साथ कहनी पड़ती है, और वो ये कहनी पड़ती है कि आज भारत की जो महा दुर्भाग्य की जो दूसरी घटना है, वो घटना ये है जो मैंने शुरुआत में ही कही कि एक आप जैसे लोगों का पूरा इतिहास का आकर्षण, उसके प्रति समझ, उसका अनुभव और उनके जीते जागते हुए सबूत आपके पास हैं, हम तक नहीं पहुंच पाते, हमारी जनरेशन तक नहीं पहुंच पाते। कारण कुछ भी हो सकता है। कारण यह भी हो सकता है कि हमारी जनरेशन उनको लेना नहीं चाहती। कारण यह भी हो सकता है कि उस जनरेशन को ऐसा लगता हो कि नहीं, ये बच्चे पता नहीं आज कहां जा रहे हैं। संस्कृतियों और दुनिया की किसी भी संस्कृति का विकास ही सिर्फ तब हुआ है जब दो इतिहास और भविष्य के बीच जो वर्तमान खड़ा है, जब इन दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन शुरू हुआ है, जब संवाद शुरू हुआ है। अगर ये संवाद नहीं बचा तो वो संस्कृतियां मिट गईं, बर्बाद हो गईं। दुनिया की सारी संस्कृतियां जिनके आज केवल अवशेष मौजूद हैं, उनका एक महाकारण जो सोशल साइंस कहता है, वो ये भी कहता है कि इतिहास बता नहीं पाया कि हुआ क्या था, तो वर्तमान देख ही नहीं पाया कि भविष्य में क्या आ सकता है। मुझे लगता है कि भारत की दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आज जिस संस्कृति ने कहीं संवाद का आधार रचा था, आज वो पूरी धरती संवादहीन है। दो जनरेशन के बीच कहीं कोई संवाद नहीं हो पा रहा। कारण हजारों हो सकते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा, जिसे हम शिक्षा कहते हैं, असल में शिक्षा संवाद के अलावा और कुछ भी नहीं। आज जिसे हम तथाकथित शिक्षा कह लेते हैं ना, वो लिटरेसी के अलावा और कुछ नहीं। साक्षर बन रहे हैं लोग, शिक्षित नहीं हो पा रहे। क्योंकि अगर ये लोग शिक्षित होते, शहरों की गंदगियां नहीं होती। वो बड़ा दुर्भाग्य है कि इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक और स्कूल के बाहर जाएं और गंदगी ही गंदगी। शिक्षक छात्रों के सामने पान खाकर थूक रहा है। मुझे कहीं लगता है कि साक्षरता हम दे रहे हैं, शिक्षा नहीं। शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं आएगी, स्कूल बढ़ जाएं, कॉलेज बढ़ जाएं, फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा नहीं आई, संस्कृतियों की अपनी एक अलग दशा होगी। और शिक्षा तब पैदा होती है जब संवाद तय हो। मुझे लगता है कि भारत का जो सबसे बड़ा धार्मिक इतिहास रहा है, और भारत ने धर्म के तारतम्य से जो भी दिया, ये दुनिया के किसी भी धर्म ने कुछ भी दिया तो उसने संवाद दिया। जीसस बात करते रहे अपने लोगों के साथ, कृष्ण बात करते रहे अर्जुन के साथ, उपनिषद के ऋषि बात करते रहे दूसरे लोगों के साथ। उन्हीं से होकर कहीं हम धर्म और आध्यात्म की शिक्षा पा पाए। मुझे लगता है कि आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी बात है संवाद की। संवाद नहीं होता, आर्गुमेंट हो सकते हैं, हम लोग अपने अपने आधारों पर खड़े हो जाते हैं। मेरी बात ज्यादा सही लगती है, आपकी बात मुझे कमजोर लगती। डिस्कशन नहीं होता, संवाद नहीं होता, और जब संवाद नहीं होता तो हिंदुस्तान का, मुझे लगता है कि यूटोपियन बन पाना बड़ा असंभव होगा। क्योंकि जब संवाद तय होते हैं तब मल्टीपल विचार भी तय होते हैं। जब संवाद तय होते हैं तभी मल्टीपल डिसिप्लिन की बातें आदमी सोचता है। संवाद का असल में गहरा अर्थ यह होता है कि जब दुनिया की चार अलग अलग धाराओं से आने वाले लोग जब जिंदगी के बारे में सोचना शुरू करते हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव के हैं, एक शिक्षक है, अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग काम करने के ढंग हैं, अलग अलग मानव मस्तिष्क है। जब ये सारे लोग बैठकर जिंदगी के बारे में सोचना शुरू करते हैं तब संवाद तय होता है। आज मुझे लगता है कि दो बड़ी बातें हैं। हम तो आपस में भी संवाद नहीं करते, और अगर आपस में संवाद ना भी हो तो इतना बुरा नहीं है
जितना इन दोनों जनरेशन के बीच संवाद का होना। क्योंकि अगर ये दो जनरेशन आज संवादहीन रह गई, आज तो बड़ी दुर्भाग्य की घटना है, आज पूरी दुनिया का शिक्षा का जगत आज इतिहास के ऊपर जोर दे रहा है। कहता है कि अगर इतिहास को तुमने नहीं जाना तो तुम्हारा आज का वर्तमान कैसा है ये तुम जान नहीं पाओगे। और हमारे यहां मुझे प्रतिक्षण लग रहा है, जब मैं कॉलेज स्कूल में था तब भी और आज भी, कि इतिहास के प्रति हमारी समझ कम से कम है, बड़ी कम है इतिहास की समझ। अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए 1787 में, आज एक 10वीं क्लास के बच्चे से कि बताइए 1787 में बंगाल का गवर्नर कौन था, जबकि बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। जब हम इतिहास को नहीं समझ पाते तो आने वाले भविष्य, क्योंकि आज इतिहास से वर्तमान निकला है और इसी वर्तमान से कल आने वाला भविष्य निकलेगा। हमें सब कुछ आज एक्सीडेंट लग रहा है ना। आज के मैं कई बार, चूंकि मैं धर्म और आध्यात्म से आता हूं, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि धर्म और आध्यात्म की अगर बात करने वाले जाएं तो अक्सर ऐसा होता है कि +50, 50 के बाद धर्म और आध्यात्म की बात करने वाले लोग दिखाई देते हैं। मैं कई बार ऐसा कहता हूं कि धर्म और आध्यात्म की बड़ा अजीब तरीका है कि रिटायरमेंट के बाद धर्म और आध्यात्म की खोज शुरू होती है। सच्चाई है, गलत नहीं है, लेकिन आज जो पूरा जीवन हमको कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को बड़ा एक्सीडेंटल दिखाई देता है कि सब कैसे क्या हो रहा है। इसलिए एक्सीडेंटल दिखाई देता है क्योंकि इतिहास हम समझे नहीं, समझ में नहीं आया कि वर्तमान में घटनाएं कैसे घट गई। मुझे लगता है कि आज का जो विषय था, उस विषय में मैं 2 बातें छोड़कर जाना चाहूंगा। एक बात तो, अगर हम भविष्यवाद की सोच के ऊपर चल पाए, यूटोपियन हो पाए, तो हो सकता है आने वाले, और मैं तो चैलेंज करता हूं कि इसी ग्रुप में से अगर 10 लोग बैठकर अगर भविष्यवाद के ऊपर कोई चिंतन कर पाए, तो मुझे लगता है कि 20 साल में, 15 साल में शायद इस शहर की स्थिति वो नहीं होगी जो आज है। मुझे ऐसा लगता है। और अगर भविष्यवाद की सोच से हम चिंतन कर पाए तो हो सकता है नई खोजें होंगी, नए विचार चलेंगे, नए सवाल होंगे। क्योंकि घटना यह है कि जिनके ऊपर समाज का एक बहुत बड़ा तबका खोज करता है, सोचता है, वो हमारे और आपके सवाल ही होते हैं। हम सवालहीन हुए, समाज के वो लोग, मुझे लगता है ऐसा, जिन्हें हम खास कहते हैं, शायद वो भी सवालहीन हो गए। दूसरी बात, अगर आपकी और मेरी जनरेशन के बीच अगर कोई संवाद बन पाया तो शायद घटना बड़ी दूसरी होगी। और अगर संवाद नहीं बना तो इतिहास के जर्जर छड़ों में आज तक कोई नहीं बचा, हम और आप भी नहीं बचेंगे। लेकिन संस्कृति किस पैदान पर जाएगी, इसको सोचना कोई बहुत कठिन नहीं है। इसको सोचना कोई बहुत कठिन नहीं है। बड़ी संस्कृतियां मिटी हैं। यह दुर्भाग्य की जरूर घटना होगी कि यह संस्कृति जिसने जीवन को, पूरी दुनिया को महाविचार दिया, क्योंकि सबसे पुरानी थी इसलिए उतनी खोज भी कर पाई। यह दुर्भाग्य की घटना होगी कि अगर हम अपनी संस्कृति के महामूल्यों को न समझ पाए। इसी बात के साथ प्रणाम करता हूं। अगर कोई भी सवाल हो तो बिल्कुल कर लें, स्वागत है। बैठ के बैठ के इसके पहले कि हम यहाँ पे का सेशन शुरू करें, मैं हमारे बीच में अभी हमारी संसद सदस्य श्रीमती राजेश नंदिनी जी का आगमन हुआ है। हम उनका माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करना चाहेंगे। एसपी सिंह से मैं निवेदन करता हूँ कि वो उनका स्वागत माल्यार्पण करें। आनंद ही आनंद, चारों तरफ आनंद हो,
मैं निवेदन करूंगा, पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि विवेक जी 189 ध्यान विधियां के क्या, तो हम सब लोगों को एक कोई ऐसी सरलतम विधि बताएं कि हम सब उस अमृत की एक बूंद को पान कर सकें। मैं निवेदन करता हूं कि मेरा पहला जो सवाल है यही है। विधियां तो काफ़ी हैं, लेकिन एक ऐसी बात है ना कि अगर आपको बोलूं कि ये शक्कर है, आप मुझसे फिर पूछेंगे कि शक्कर क्या, तो मुझे असल में आपके मुंह पर वो शक्कर का टुकड़ा डालना पड़ेगा। मैं डालूंगा तो आप बोलेंगे यस ये शक्कर थी क्या। तो असल में विधियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जब तक ध्यान किया ना जाए तब तक शायद उसके बारे में मैं जितनी भी वैचारिक बातें करूंगा, थोड़ी मोड़ी बातें कर सकता हूं कि ये सारी विधियां मैंने नहीं खोजी, कहीं भारत के उस महानतम इतिहास में छिपी ही पड़ी हुई थी, वहां से मैंने बस एक एक करके लाया है। एक ही चीज उसमें नई ऐड की है कि मैं कुछ विशेष धुनें बनाता हूं जिनके ऊपर पूरे प्रक्रम चलते रहते हैं। तो जब कभी अगर मौका मिला, तो अगर कोई ध्यान का कार्यक्रम होगा तो उस समय आप करें तो जान पाएंगे। मुझे लगता है शब्द से कहने में ध्यान बहुत पीछे छूट जाएगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा। और मुझे लगता है कि ध्यान के विषय पर चर्चा कम, प्रयोग ज्यादा, इसलिए असल में मैं ध्यान को ध्यान प्रयोग ही कहता हूं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर कभी मौका मिलता है तो जरूर ध्यान का कोई ना कोई जरूर यहां पर कार्यक्रम किया जा सकता है। और तब सारे लोग आए तो 189 हैं, तब जो चूज करेंगे वो वाली करवा दी जाएगी। सत्य वचन। अब मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप आचार्य से अपने सवाल जो है प्रश्न करें। एक माइक नहीं, माइक अलग से होता है, माइक कार्डलेस नहीं। चलिए वहीं से बोल दीजिए, वहीं से कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री आचार्य विवेक जी को, जिन्होंने एक्चुअली जीवन के जो दर्शन होना चाहिए वो इतना गूढ़ बात की है, और मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और मेरे मन में एक विचार आया जो मैं उनसे चाहता हूँ कि इस बारे में मार्गदर्शन दें कि जब भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता भगवान राम से लेकर के महावीर तक, जिसने न सिर्फ मानव के लिए बल्कि छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए भी प्रकाश डाला, परंतु उस संस्कृति का, उस सभ्यता का ह्रास क्यों हुआ? क्या हमारी उस संस्कृति को प्रचार प्रसार करने की, आपने जैसे संवाद की बात की ना, वो प्रचार प्रसार का ही माध्यम में कहीं गलती हुई जो हम उसको भूलते चले गए? उसका मुख्य कारण क्या हमारे संवाद में कहीं संवादहीनता आई? जिस संस्कृति को जीवित रखना चाहिए था, उस बारे में चाहूंगा कि स्पष्ट करें दादा। मुझे जो सवाल
मुझे जो सवाल आदरणीय जी ने पूछा कि भारतीय संस्कृति का ह्रास क्यों हुआ, क्या संवादहीनता उसका कारण थी, तो शायद जवाब भी मिला है, अच्छा जवाब मिला है, संवादहीनता एक कारण थी। दूसरी एक बड़ी दूसरी महत्वपूर्ण बात हुई कि असल में संस्कृति, जो मैंने कहा कि संस्कृति का कोई नेतृत्व नहीं कर सकता। असल में भारतीयता या कहिए जो सभ्यता, भारतीय सभ्यता का जो जगत रहा, हमने संस्कृति के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ लोग वहां तैयार खड़े थे जो संस्कृति के लिए थे। हम और आपके जीवन में उसकी घटना का कहीं कोई सूत्रपात नहीं हुआ। असल में संस्कृति व्यक्ति मात्र से शुरुआत उसकी होती है। जब व्यक्ति पीछे हटते चले गए तो संस्कृति का वो खाका बचा जिसके नाम पर हम सब आज पीठ थपथपाते हैं। खाका के अलावा और कुछ नहीं बचा। मैं बार बार ये बातें रिपीट करता रहता हूं कि देखिए ना, भारत की महासंस्कृति, मुझे तो कभी कभी उन इतिहास की बातों को देखकर नम्रता से मेरे आंसू टपकने लगते हैं कि हमने हजारों साल पहले कहीं भगवान राम जी का नाम लेकर दिवाली का त्योहार शुरू किया। करते क्या है हम? गंदगी हटाते हैं, घरों को साफ करते हैं। और भारत इतना गंदा, कहीं कुछ महागलती है, बड़ी गलती है। घर साफ है, शहर गंदे, पूरा मुल्क गंदा। यह हुआ इसलिए कि हमने अपने वो छोटी सी चार दीवारी को साफ कर लिया। हम जब अपने घरों से निकलते हैं ना, तो अगर कचरा है तो घर पे नहीं रहे, रोड पे चला जाओ, दूसरे घर पे चला जाए तो और बेहतर है, कोई हमें समस्या नहीं होती। व्यक्ति मात्र ने उस खाके से निकले हुए जो विचार हैं उनको देना और लेना शुरू नहीं किया। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि बताइए, भारत धर्म, ध्यान, आध्यात्म, योग की बात करता रहा, क्या है ये? अगर इनको एक छोटा सा शब्द में उत्तर देना पड़े तो मैं कहूं आचरण और नियम है। आचरण भी हटा दें। आप योग करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, कुछ विधियों को फॉलो अप करना होता है। हमारा शहर का ऐसा इरेटिक ट्रैफिक, लगता है कि हम ध्यान करने वाले लोग हैं। कि अगर मुझे लगता है कि अगर किसी को भारत में या पूरी दुनिया में ईश्वर अगर देखना है कि ईश्वर कहीं मौजूद है, तो मैं कहता हूं भारत में है। इसलिए कि शहरों की यात्रा करने के बाद आप कब जीवन में वापस लौटेंगे, आपका घर से बाहर निकलना प्रतिक्षण आपकी परमात्मा की तैयारी है। इसलिए जब लोग 400 किलोमीटर की यात्रा करने जाते हैं, आज की हमारी गाड़ियों में क्या क्या नहीं करना पड़ता कि भाई सब कुछ ठीक रहे। मुझे कहीं लगता है कि वो ध्यान योग वो चलता रहा कमरे के अंदर। असल में धर्म जो है ना, वो कमरे के अंदर की तैयारी नहीं है। वो तैयारी हमारे जीवन के प्रत्येक फासले पर एक नई धारा को जोड़ने की है। वहां ध्यान करने से कुछ नहीं हो जाता। जब ध्यान करने के बाद जिंदगी में जो घटता है, अगर वो हमारी जिंदगी का प्रयोग न बने, सब कुछ व्यर्थ है। मैं कई बार जाता हूं, देखता हूं, और चूंकि पूरी दुनिया में घूमता रहता हूं, बड़े बड़े योग के कार्यक्रम होते हैं, और आप योग के कार्यक्रमों के बाहर निकल कर जाएं, वहां पर पेपर, पॉलीथीन, बॉटल पड़ी रहती है। बड़ा अजीब लगता है कि यहां जीवन को पाने आए लोग जगह को इतना गंदा बना के चले गए। मैं छोटे उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि यहीं से शायद जीवन के प्रति कोई खोज निकल सकती। तो भारतीय संस्कृति का हास, जो सो कॉल्ड हास हुआ, वो इसलिए कि हमें लगता रहा कि नेतृत्व करने वाले लोग दूसरे हैं, हमारी जिंदगी से उनके काल क्षण मिटते चले गए। और दूसरी बात ये रही कि संस्कृति एक एक व्यक्ति का निश्चय है, हम सबको सोचना पड़ेगा। मैं बैठकर संस्कृति के बारे में सोचूंगा ही, विचार ही करूंगा, एक आदमी विचार करेगा, चला जाएगा। हम सब अगर विचार करने के साथ साथ जिएंगे नहीं तो ये हास नहीं, खत्म ही हो जाएगी। और हुई है। बस इतनी बात जरूर है कि अगर भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का कहीं हास होता है तो शायद इस महाजीवन से एक बहुत बड़ी घटना भी विदा हो जाएगी। उपस्थित मंच,
मेरा प्रश्न किसी एक विशेष के लिए नहीं है, न किसी एक धर्म के लिए है, और न किसी जाति के लिए, और न किसी नेताओं के लिए है। मुझे क्षमा करेंगे, मेरे मन में एक विचार आया, वो मैं रखना चाहता हूँ। आदरणीय आचार्य जी, विद्यालय में शिक्षा के लिए इतिहास भी है, और इतिहास में बहुत सी चीजें बालकाल से लेकर जब तक अध्ययन होता है उस समय तक हम इतिहास अपने देश का पढ़ते हैं, और ये भी जानकारी हम रखते हैं इतिहास के माध्यम से कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के राष्ट्रपति हुए थे, और वो राष्ट्रपति रहते हुए भी अगर स्वयं का कोई कार्य था तो सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं करते थे। आज ये क्या आवश्यक हो गया है कि उस इतिहास को हम भूलते चले जा रहे हैं, और उस शिक्षा को प्राप्त कर अगर हम किसी पद पे आ जाते हैं या किसी राजनीतिक पद पे आ जाते हैं, उसके बाद हमारे आचरण क्यों बदल जाते हैं? क्या शिक्षा के लिए हमें कोई और एक विषय या कोई एक रचित पुस्तक फिर से उन विद्यालयों में भेजना पड़ेगा ताकि हमारा ईमान डगमगाए ना? ऐसा मेरा आपसे प्रश्न है। असल में सवाल शिक्षा का है। मैं समझता हूं कि अगर मुझे यह सवाल लेना पड़े तो गहराई से मैं इस सवाल को लूंगा कि क्या भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्या कोई कमी है, अगर मैं इस सवाल को ले पाऊं तो, या भारतीय शिक्षा प्रणाली का क्या कोई सुधार होना चाहिए, या हमें सोचना पड़ेगा कि शिक्षा प्रणाली हो क्या। मैं पहली बात तो कह दूं कि चूंकि हमारी पॉपुलेशन खूब है और दो धारी के बीच चलने वाला समय है, कब कौन किसको, हम असल में ना कॉम्प्लेक्सेस की लाइफ है हमारी, किसी भी तरीके के कॉम्प्लेक्स। तो उसमें हुआ क्या है कि शिक्षा कम, मुझे लगता है कि कहीं पर केवल योगदान जो हमारे स्कूल कर रहे हैं वो केवल लोगों को लिटरेट बनाने के लिए कर रहे हैं। हम सब समझ लेते हैं उसे शब्दों से, शब्दों की गहराई से उसकी आत्मा को छू नहीं पाते। हम सब कहते हैं कि नियम हो, कानून हो, अच्छाई हो, दूसरों का भी भला सोचो, सब हम शब्दों से कहकर रिपीट कर लेते हैं, कहीं अनुभव से उसको छू नहीं पाते। क्योंकि सारा का सारा कार्यक्रम ही असल में शिक्षा, अगर मैं कहूं, बनी क्यों थी? तो शिक्षा बनी इसलिए थी कि आदमी के मन का विकास हो पाए। मन का जितना विकास होता जाता है, आदमी जीवन के मध्य जो भी घट रहा है उसको उतना समझ पाता है, सोच पाता है, अनुभव ले पाता है, जिसके कारण फिर जीवन के प्रति कोई सोच भी दे पाता है। मुझे लगता है कि शिक्षा का यह महत्व था। हम 2 और 2 4 कितनी बार करते जाएं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि दिमाग जिंदगी को सोचने में शार्प कितना हुआ है। घटना ऐसी ऐसी होती है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि लोग बेंगलोर में सुपर कंप्यूटर में बैठकर गेम खेलते रहते हैं। अजीब घटना है, सुपर कंप्यूटर और लोग गेम खेल रहे हैं। जिस कंप्यूटर का एक एक क्षण बड़ा मूल्यवान है, उसमें बैठकर लोग ताश के पत्ते उलटते रहते हैं। तो मुझे कहीं पर ऐसा लगता है, और ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं वहां पर देखने गया था, मुझे कहीं पर लगता है कि शिक्षा जो मनुष्य का एक महा बेजोड़ गुण था, कहीं आज हमें बड़ी सोचने की जरूरत है, हम सबका। क्योंकि असल में शिक्षा की मुझे नहीं लगता कि शुरुआत केवल स्कूल से ही होती है, घर से भी होती। हम कितना घरों में अपने बच्चों को शिक्षा के लिए मजबूर कर पाते हैं, दिखा पाते हैं। शायद भूगोल, विज्ञान, मैथमेटिक्स, इसकी बात चलती रहती होगी, लेकिन वो शिक्षा हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर कर क्या रही है और हमें जीवन को सोचना किस ताल्लुकात में है, मुझे लगता है कि कहीं पर वो नहीं हो पा रहा। तो जो आपने बात कही कि हम लोग सब सीख लेते हैं और जब पहुंचते हैं सब भूल जाते हैं, मुझे इसलिए लगता है ये
मुझे लगता है कि कहीं हम थोथे काले शब्दों को छूते हैं, उन काले शब्दों की आत्मा को परखने की हमारी कोशिश नहीं होती। उन 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 शब्दों की आत्मा को हमको छूना है। अगर हम छू लिए तो शायद शिक्षा घटित हो जाएगी। अभी साक्षरता है, भारत 100% साक्षर हो जाए, शिक्षा की बड़ी कमी। और यहां पर हम सबको, शायद आप सबको, हम सबको सोचना पड़ेगा कि घरों के अंदर अगर स्कूल के माहौल नहीं बनते, क्या घरों में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं कि 1 घंटे हम शिक्षा के लिए दें? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। और आज तो ऐसा मामला है कि हो सकता है कि आप लोगों के सबके स्कूल होते हो। मैं बड़े शहरों में, आज आप जाइए तो कई लोगों के स्कूल होते हैं। आप स्कूलों में जाइए, लोग कहीं फ्रेंच की स्टडी कर रहे हैं, कहीं स्पेनिश की स्टडी कर रहे हैं। उनसे पूछिए क्यों स्टडी कर रहे हो, तो उनका सबसे पहला जवाब होता है कि बहुत सारी फ्रेंच कंपनियां आ रही हैं, नौकरी मिल जाएगी। बाकी मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म इसलिए आती है कि जब दुनिया के आप किसी ब्राजील के किसी आदमी को बोलिए कि हिंदी की स्टडी क्यों कर रहे हो, बोले संस्कृति को जानने के लिए। तो असल में हमारा सबका सब निर्धारण साक्षरता के ऊपर कायम है, शिक्षा नहीं। शिक्षा के कहीं ना कहीं हमको सबूत छोड़ने शुरू करने पड़ेंगे। सम्माननीय आचार्य विवेक जी, मंच एवं भौतिक, मैं समझता हूं विकास, जो जिस विषय पे आज चर्चा हुई, माननीय आचार्य जी की समझ, इस बात को समझना होगा। मैंने अगर थोड़ा बहुत भी कहीं वैदिक अक्षरों और पन्नों को देखा है, पूरे वैदिक साहित्य में कहीं भी विकास शब्द नहीं आया है। गांधी ने अगर 2-2.5 लाख शब्दों को लिखा होगा, वहां भी कहीं विकास शब्द नहीं आया है। अगर जितने भी भारत के ऋषि मुनि रहे हैं, उन सबको अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो वहां कहीं भी विकास शब्द नहीं आया है। ये जो विकास शब्द है, ये पाश्चात्य सभ्यता का एक दिया गया शब्द है, स्लोगन है, जो उत्पादन और उपभोग की संस्कृति की ओर संकेत करता है। उत्पादन और उपभोग की पराकाष्ठा वाली संस्कृतियों की ओर संकेत करता है। और वैदिक साहित्य पर ध्यान देंगे, भारत के ऋषि मुनियों पर ध्यान देंगे, तो वहां पर निर्माण की बात हुई है। इसलिए हमें मित्रों विकास और निर्माण में अंतर करना होगा। और जहां निर्माण की बात है, तो निर्माण में किसके निर्माण की? व्यक्ति के निर्माण की। और जब व्यक्ति के निर्माण की बात होती है, तो वहां पर समाज के निर्माण अपने आप शुरू हो जाता है। मैं समझता हूं ये जो पाश्चात्य स्लोगन है, इस पैराडाइम को, डेवलपमेंट के इस पैराडाइम को रिजेक्ट करना होगा भारत के संदर्भ में। और दुर्भाग्य ये है कि हमने भारत के अंतर्गत इस डेवलपमेंट के, इस विकास के स्लोगन को, इस पैराडाइम को स्वीकार कर लिया और निर्माण के की जो हमारी धरोहर थी उसको अस्वीकार कर दिया। और शायद इसीलिए पंजाब का जो डेवलपमेंट है वो भारत के डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है, जहां 2.5 लाख किसानों की आत्महत्या उर्वरकों के माध्यम से होती है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा माननीय विवेक जी से कि विकास और निर्माण में से किसे स्वीकार करे भारत, या विकास और निर्माण में कुछ अंतर है कि नहीं है? यदि अंतर है तो हम विकास को स्वीकार करें या निर्माण के मॉडल को स्वीकार करें, इसमें हमें इसको देखना होगा। अगर मैं मानी जी का सवाल ठीक तरीके से समझ पाया, तो सवाल शायद ये था कि विकास और निर्माण, ये 2 धुरियां भारत किनको छुए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है, और ये घटना पूरी दुनिया के संबंध की है। हुआ ये कि जब समाज, जब सोसाइटी, और सोसाइटी के बाद जब सिविलाइजेशन, जब सभ्यताएं बननी शुरू हुई, तो सभ्यताओं की जैसी भी गति रही, सभ्यताएं जिस भी धार से होकर आती और जाती रहीं, चलती रहीं, मिटती रहीं, नई आती रहीं, नई जाती रहीं। बेबीलोन की सभ्यता मिटी, फिर कहीं मिस्र की आई, 1000 तरीके जो चलती रहीं।
तो पूरी दुनिया की सोच पर एक बात आई, और वो बात ज़्यादा कोई बहुत पुरानी नहीं है, 100-150 साल की ये सोच होगी, कि लोगों ने ये समझा कि, जो कि मैंने शुरुआत में कहने की कोशिश की थी, कि लोगों ने ये समझा कि भाई ऐतिहासिक जो भी कुछ है वो इतिहास थोड़ा सा निकृष्ट है, बेकार था। हम अब जिस धुरी पर चल रहे हैं वहां से नए गति और नई क्रम की बात चलेगी। फिर वहां से बाकी सारी चीजें आती चली गईं और ये विचार कहीं गहरी हमारी पूरी शैली में आया कि इतिहास जो है उसके खिलाफ कहीं एक वर्तमान खड़ा हो गया। और ये कहीं ना कहीं मार्क्स जी की सोच का एक, अगर मार्क्स जी की सोच पूरी दुनिया से खत्म होने, फिलोसफर मानता हूं इसलिए उनकी बात कह रहा हूं, क्योंकि शायद कोई एक ऐसा दार्शनिक था जिसके दर्शन के विचारों का राजनीति ने बड़ा गहरा इस्तेमाल किया होता है। तो मार्क्स जी की सोच जो थी वो कहीं ऐसी गहरी आती चली गई कि पूरा इतिहास के खिलाफ कहीं वर्तमान खड़ा हो गया। तो विकास का नजरिया कहीं वो रहा। एक दूसरी बात जो निर्माण की है कि क्या भारत को निर्माण आखिर होता क्या है। अगर हम निर्माण को देखने जाएं और अगर निर्माण की सही सही परिभाषा को हम समझने की कोशिश करें तो निर्माण का अर्थ यह होता है कि जो जिसकी मौजूदगी की संभावना थी और उसकी संभावना को पुरुषार्थ में घटित कर दिया गया, वो निर्माण है। कि जिसकी संभावना थी और पुरुषार्थ में घटित कर दिया गया, वो निर्माण है। इसलिए अक्सर निर्माण की जो बातें हुई, अभी तो निर्माण हम बहुत सारे कार्यक्रमों में भी लगा देते हैं, शिलान्यासों में भी लगा देते हैं, नहीं तो असल में जो निर्माण की बात थी, निर्माण की बात बड़ी इंडिविजुअल तरीके में निर्माण की बात हुई है। अब ये बात कि भारत को कौन सा मॉडल लेना है, देखिए मेरा कहीं पर एक बड़ा गहरा सोचना ये रहता है कि मैं पश्चिम के खिलाफ नहीं खड़ा। और मैं पश्चिम के खिलाफ इसलिए नहीं खड़ा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और चूंकि मैं धर्म से आता हूं, आध्यात्म की बातें करता हूं, तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि हमारे जैसे लोग अक्सर पश्चिम की यात्रा करते हैं, लेकिन पश्चिम से आने के बाद पश्चिम की जम के बुराई भी करते हैं। गीता बाचने हम लोग वहीं पर जाते हैं और जब तक 4 गोरों को बुलाकर हम अपने आश्रम में मिन्नत दिखा दें तब तक हमारी कोई पूछ परख नहीं होती। तो हम लोग जाते हैं लेकिन बुराई भी वहीं करते हैं। मैं पश्चिम के विरोध में बिल्कुल नहीं खड़ा, मैं किसी भी समाज की भूमिका के विरोध में नहीं खड़ा। मुझे लगता है कि उन्होंने जीवन का एक तरीका खोजा है, चल रहे हैं। जरूरी नहीं है, क्योंकि हम सबकी जड़ों से, हमारी जो जड़ें हैं वो हो सकता है वो इस सभ्यता की संस्कृति का हिस्सा, हम उनको उनकी जड़ों को स्वीकारने की जरूरत नहीं है और ना उनको हमारी स्वीकारने की जरूरत है। अलग अलग सभ्यता के क्रम रहे हैं, अलग अलग लोग गए हैं, अलग अलग विकास किया है, अलग अलग धारणाएं अपनी विकसित की हैं। मुझे नहीं लगता कि हमको अंधे तौर पर उनकी स्वीकार कर लेनी है और मुझे यह भी नहीं लगता कि उनको हमारी स्वीकार कर लेनी। मुझे लगता है कि अलग अलग क्रम है, अलग अलग बातें हैं। अब भारत स्वीकार क्या करे, निर्माण की विकास, मुझे लगता है कि किसी बात को स्वीकार करने के लिए भी विल की जरूरत होती है। भारत के पास विल की कमी है, विल को स्वीकारे पहले। मुझे तो लगता है कि विकास और निर्माण बड़ी सेकेंडरी बात है। आज अगर भारत के पास किसी की कमी है तो विल पावर की कमी है। हमारे पास विल पावर नहीं है। विल पावर आए फिर हम जो भी स्वीकारेंगे, हम उसको अपनी संस्कृति की जो जड़ें हैं उससे जो हमको जीवन मिला हम उसको वैसा ढाल देंगे, हम बदल देंगे। लेकिन अगर विल पावर ही नहीं है तो हम चाहे फिर कुछ भी करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज विल पावर आए, मेरा ये सोचना है। आचार्य विवेक जी, मेरे मन में एक द्वंद्व चल रहा है कि क्या ऐसा है कि हम अपने पूर्वजों के बताए हुए पद चिन्हों में चले ही नहीं, इसलिए वो पद चिन्ह ज्यों के त्यों सुरक्षित हैं और नई पीढ़ी के अलावा कोई नई पद चिन्ह विकसित नहीं कर पाए जिनके आने वाली पीढ़ी जिसमें चले।
मुझे आपका जो सवाल लगा, जो समझ में आया वो यह कि आप ये पूछ रहे हैं कि चूंकि हम चले नहीं इसलिए पदचिन्ह सुरक्षित है, तो क्या हमें नए पद चिन्हों की शुरुआत करनी चाहिए? मैं आपका नहीं, पद चिन्ह में चलते रहेगा तो नए पद चिन्ह बनते रहते हैं पीछे बढ़ोगे। हम चले ही नहीं तो वो पद चिन्ह बिल्कुल सुरक्षित है, इसलिए कि हम चले ही नहीं। आने वाली पीढ़ी को कोई क्या हम नए पद चिन्ह उनको चलने के लिए क्या हमने छोड़ा है? अच्छी बात है, अच्छी बात है कि कई बार अच्छा लग सकता है कि देखिए हमने सुरक्षित रखा है। कई बार ऐसा होता है कि जब बचपने में माँ बाप कोई नया नया गिफ्ट देते हैं। नहीं, मैं दुख प्रकट कर रहा हूँ, सुरक्षित नहीं, मैं सम्मान। नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बात जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझा पूरा। मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहता था, मैं आपकी बात बिल्कुल समझा कि कई बार ऐसा होता है कि गिफ्ट दिए जाते हैं, हम लोग बचा के रख लेते हैं कि शादी की जो जैकेट होती है वो 20 साल तक ऐसी की ऐसी रहती है, हम उसको पहनते नहीं, लेकिन उसका उपयोग भी कुछ नहीं होता ना। फिर वो उपयोग के लिए बनाई गई थी, उपयोग उसका कुछ हुआ नहीं। तो जो दादाजी ने कहा कि बिल्कुल हम पद चिन्हों पर चले नहीं, मुझे लगता है, और पद चिन्ह नहीं, पद चिन्ह तो अगर पग बढ़ते तो चिन्ह बनते, हम तो चले ही नहीं। शायद 2-4-10 लोग बचे होंगे जिन्होंने चला, और शायद वो 2-4-10 को लेकर हम जय भारत जय भारत, भारत वैचारिक गुरु, भारत वैचारिक गुरु, हम सब करते रहते 2-4-10 लोग। मुझे लगता है कि जो आपकी बात थी बिल्कुल सही थी कि हम चले नहीं, और मैं तो कहता हूं कि चले क्या, पद के चिन्ह भी नहीं पड़े तो चलते कहां से। एक बात अब बड़ी जरूरी है कि कहीं ना कहीं जो आपने कहा, आपने शायद मुझे लगता है कि प्रश्न से ज्यादा बड़ा एक आपने पूरा का पूरा बात को लगभग समेट ही दिया है, और अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हमको चलना पड़ेगा, अनलेस कि हम चलना शुरू करें, क्योंकि जितना हम चलते हैं उतना हम समझेंगे भी तो कि एक के लिए वो बात रही होगी, 10 के लिए कैसी है, 20 के लिए कैसी है, 50 के लिए कैसी है। जब 50 चलते हैं तो शायद हो सकता है नए पग ही बनने लगे। अभी तो कहीं सब कुछ देखिए ना कि हमने जिन बातों को इस दुनिया के लिए दिया, उसके बाद अब कुछ आया ही नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं आया। हम उन्हीं 10-20 हजार साल पुरानी बातों को लेकर डंडा पीटते रहते हैं, कुछ आया ही नहीं, क्योंकि चलते तो शायद कुछ नया होता। आपकी बात बिल्कुल सही है। समाचार पत्र में भी पढ़ा आपका बायोडाटा, और अभी हमारे दिन में बताया, बड़ी उत्सुकता हुई कि आप कैसे विषय से समझे गए और उस पर आप लोग भारत निश्चित तौर पर आध्यात्मिक गुरु विश्व का रहा है, लेकिन यह देश कृषि पर निर्भर देश है। आज भी यहाँ हजारों लोग एक टाइम रोटी खा करके सोते हैं। जब आप एग्रीकल्चर के छात्र थे और उस पर कॉन्फिडेंस थे, क्योंकि इस विषय को मैंने इसलिए उठाया है कि मैं भी शायद उसी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा हूँ। आपको देश में जरूरत थी यह देश कृषि विषय पे और आगे जाए और उत्पादन क्षमता बढ़े। फिर आपने आध्यात्मिक दुनिया को छोड़ दिया, जब जरूरत आपकी इस देश के लिए, कृषि तथा देश के लिए जरूरत थी। असल में होता ये है कि एक अच्छी बात हुई है पद चिन्हों वाली बात, कि एक पैर पे चलते हैं फिर नए कदम बनते जाते हैं। पहली बात तो कि भाई मैं जब पैदा हुआ तब शहडोल का हुआ करता था, बिरसिंहपुर पाली में मेरा जन्म हुआ था।
लोग सवाल ये भी कर सकते हैं कि साहब आपका जन्म तो बिरसिंहपुर पाली में हुआ था, कोल इंडिया जैसी जगह है, इतनी मजदूरों की समस्या है और आप मजदूरी समस्या छोड़कर सब आप बैठे हुए हैं वहां पर, जरूरत क्या थी? मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि जन्म हुआ, आदमी पदचिन्हों पर आगे बढ़ता चला गया। असल में मेरे पास पासपोर्ट हिंदुस्तान का भी है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस ग्लोबल, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, धर्म और आध्यात्म की बात ही इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कहीं उसका हिस्सा हूं। अगर मैं राष्ट्रवादी, अक्सर ऐसा ही होता है ना कि हम सबको, धर्म के लोगों को मानना जरूरी हो जाता है कि वो राष्ट्रवादी ही हो। मुझे लगता है कि राष्ट्र जरूरी है, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया के बारे में अगर न सोच पाए, आज भारत की जो समस्या है, एग्री, आपने एक टेक्निकल सवाल किया है, थोड़ा सा टेक्निकल जवाब दे ही दूं। आज भारत की जो खेती की समस्या है वो इसलिए नहीं है कि भारत चीजें कर नहीं पा रहा, बल्कि समस्या इस कारण है कि पूरी दुनिया जैसी जो हमको लदाना चाहती, हम बिना सोचे विचारे लाद ले रहे हैं। पूरी दुनिया जीएम सीड को रिजेक्ट कर रही है, हम अपने घर पे लाके बैठ रहे हैं। दुनिया हाइब्रिड से भाग रही है, हम हाइब्रिड सीड को कर रहे हैं। उर्वरक की बात दुनिया खत्म करना चाहती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, हम यहाँ पे उर्वरक सरकारें दे रही हैं। तो मुझे लगता है ये तो कारण हुए ना कृषि के लिए। मुझे लगता है कि धर्म और आध्यात्म के व्यक्ति का काम उस विचार को दे देना है जिससे सबकी समस्याओं के लिए कहीं कोई काम हो सके। केवल एग्रीकल्चर की बात क्यों करूं? मुझे तो लगता है कि कहीं भारत, बिल्कुल, इसलिए रोटी की आवश्यकता के साथ साथ जब रोटी जाती है तो मन की भी आवश्यकता है, मन से ज्यादा फिर कपड़ों की आवश्यकता है, कपड़ों से ज्यादा फिर घर की आवश्यकता है, घर से ज्यादा फिर पानी की आवश्यकता है। जीवन आवश्यकताओं का जोड़ है। और मुझे लगता है कि अगर धर्म और आध्यात्म शायद उस भारी सोच को लेकर चलता है जिससे जीवन को वो विचार दे दिए जाए जहां से हम अपने अपने सवाल निकाल लें। मुझे कहीं पर लगता है कि अगर मैंने कहा कि भारत की खेती की समस्या इसलिए नहीं है कि हमारी जमीन खराब है, भारत की खेती की समस्या यह है कि हमारा कोई खेती के बारे में मौलिक विचार नहीं है। यह भारत की खेती की समस्या है, हमारा कोई मौलिक विचार नहीं है। जो लोग कह रहे हैं हम उसको स्वीकार ले रहे हैं, बिना खोजे, बिना परखे, बिना जांचे। यह भारत की खेती की समस्या है। भारत की एक एक समस्या का कारण यह है कि हमारी अपनी कोई मौलिक सोच नहीं। मुझे लगा कि अगर कहीं पर मैं एक कोशिश कर पाया मौलिक सोच देने की, तो हो सकता है खेती में थोड़ा सा काम हो जाए, शिक्षा में थोड़ा सा काम हो जाए, कहीं थोड़ा सा काम हो जाए। इसलिए मुझे लगा कि शायद धर्म और आध्यात्म ही जीवन की धुरी। जी, मुझे विवेक जी ही कहें, सर ने बहुत पहले छोड़ दिया मैंने। विवेक जी, मेरा क्वेश्चन यह था आचार्य जी कि आपकी जरूरत कृषि के क्षेत्र में थी। यदि आप उस पर हमें अपने विचार देते तो मुझे लगता है देश के लिए ज्यादा हित करता। चलिए, मैं आध्यात्मिक दुनिया में हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की कमी नहीं। बहुत सारे लोग हमें बताते हैं, लेकिन यदि पेट भर जाए हमारा, आप भगवान ने ब्रिलियंट स्टूडेंट बनाया था, यदि आप इस विषय पे, चलिए मैं आपका जवाब देता हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, बिल्कुल। जैसा आप कह रहे हैं ना कि भगवान ने मुझे मेरिट का स्टूडेंट बनाया था, तो वही भगवान था जिसने बोला कि अब तेरी मेरिट गाय, अब तू उधर जा। आपने ही जवाब दे दिया, अब मैं क्या करूं? मेरा एक क्वेश्चन है, धर्म क्या है, धर्म निरपेक्षता क्या है, दोनों में क्या? धर्म, धर्मनिरपेक्षता, धर्म की बात जब से मैं शहडोल में आया और जब से कोई बातचीत शुरू हुई, धर्म के कई सवाल आए। मैं छोटे से शुरुआत करता हूं क्योंकि असल में धर्म के ऊपर ये जो ऐसा शब्द है बड़ा महीन है, बड़ा गाढ़ा है, दोनों है, लंबी बात करनी पड़ेगी। तो जितना आपने छोटा सवाल किया, मैं एक नई धुरी के साथ उसका छोटा जवाब देना चाहता हूं कि धर्म जीवन का मर्म है। जीवन का मर्म है, जीवन की गहरी मार्मिकता है। जीवन की गहरी मार्मिकता है तो धर्म जीवन की गहरी संवेदात्मकता है, सेंसिटिव, जहां पर हम सेंसिटिव हो जाएं जीवन के बारे में। सेंसिटिव होना हम जब शुरू करते हैं तो जीवन में जो भी कुछ घट रहा होता है सबके बारे में हम कॉन्शियस होते हैं, चैतन्य होते हैं।
तो अगर छोटी सी बात करूं, बाकी सारा जो बहुत बहुत पुलिंदा है धर्म के बारे में, बड़ा लंबा पुलिंदा है धर्म के बारे में बात करने के लिए, किताबें हैं मोटी मोटी। मुझे लगता है कि आदमी अगर इतना ही समझ ले कि धर्म जीवन का मर्म है और मर्म के बाद की जितनी बातें करेगा, मुझे लगता है कि फिर वो सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। संवेदात्मकता है, मार्मिकता है, चेतनता है। अब रही बात धर्मनिरपेक्षता की। अब ये जो धर्मनिरपेक्षता है गहरी, भारत के अंदर बड़ी लंबी, पूरी दुनिया के अंदर बात चलती सेक्युलरिज्म, और जैसी धर्मनिरपेक्षता की बात आती है हम कहते हैं कि नहीं, हमारे धर्मों के बीच रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उन सब चीजों की कोई बात है। धर्मनिरपेक्षता हम उसको ले कहीं पर चले गए, उसका उपयोग कहीं होने लगा। मुझे लगता है कि धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, शायद आध्यात्म उसको कभी दे नहीं पाता, क्योंकि निरपेक्षता तब संभव है जब धर्म दो हो। हम कहते रहते हैं कि जीसस का धर्म है, मुहम्मद का धर्म है। नहीं, धर्म एक ही है। जीसस अपने तरीके से लेके चले गए, मोहम्मद अपने तरीके से लेके चले गए, राम और कृष्ण अपने तरीके से लेके चले गए, बुद्ध और महावीर अपने तरीके से लेके चले गए। मुझे नहीं लगता धर्म और आध्यात्म की दुनिया में धर्म निरपेक्षता जैसी कोई बात है। धर्म एक ही है, यह एक ही नहीं, वही है। लोगों ने अपने अपने रास्ते चुने, उन रास्तों को चुने तो अलग अलग चीजें आती चली गईं। रोड के किनारे के नए नए व्यू आते चले गए, जिसके ऊपर सभ्यता के नए क्रम बनते चले गए। धर्मनिरपेक्षता हम ले आते हैं, शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है, क्योंकि जब तक हम ये ना समझें तब तक धर्म हमेशा अलग ही रहेंगे। हम सब कहते हैं कि सद्भाव हो, भेदभाव नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत भी है बात करने की, क्योंकि दो धर्म है ही नहीं, धर्म एक ही है, वही है। जीसस अपनी तरीके से गए, रामकृष्ण अपनी तरीके से चले गए, मोहम्मद अपनी तरीके से लेकर चले गए, और हो सकता है कि उसके बाद भी कई सारे और लेके आए, वो अपना अलग अलग तरीके से लेके चले गए। अंत में आदमी जिन रास्तों को चुना, वो जो पाया जो था वो वही पाया था जो जीसस और मोहम्मद ने पाया था। दोनों पे कोई अंतर नहीं था, नहीं तो वो रास्ते वो नहीं तय कर पाते जो रास्ते उन्होंने तय किए। तो धर्मनिरपेक्षता को मैं समझता नहीं कि धर्म और आध्यात्म का कोई सवाल भी है। सोसाइटी संविधान का हो सकता है। बोलिए तो। आप बोलिए। हमारा कार्यक्रम बहुत समय ले रहा है, तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी प्रश्न करें, छोटे से प्रश्न का उस प्रश्न का थोड़ा छोटे में आप जवाब दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भोजन का भी समय है और लोगों को इंतजार किया। इसके पहले मैं अवश्य एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप कई जगह गए, ब्रिटेन, यूरोप, सब जगह। न्यूयॉर्क में आपने जो अपने विचार व्यक्त किए कि डिस्ट्रक्शन इज द वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इस विचार जो आपने वहां दिया है, हम ये जानना चाहेंगे। मेरे में क्यूरियोसिटी इसलिए हुई कि हमारे एक साइंटिस्ट डार्विन थे, जिन्होंने इसी तरह के उन्होंने एक अपने सिद्धांत बनाया कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, उनके ये सिद्धांत थे। उसी तरह से आपकी ये जो विचार है कि डिस्ट्रक्शन इज द वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इस पे हम थोड़ा सा आपसे चाहेंगे कि अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। असल में वो जो बाबूजी ने कहा कि डिस्ट्रक्शन इज द वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, असल में उसका पूरा आया नहीं। हिंदी में उसको कह दूं, वो आया था विध्वंस से निर्माण तक आनंद ही आनंद, जहां से आनंद ही आनंद या मैं निकल कर आता हूं। अब चूंकि अंग्रेजी है और किताबों का अपना एक चेहरा होता है, आप कितना लंबा छापेंगे, तो छापने वाले लोग थे, उसको अमेरिकन पब्लिक को डिस्ट्रक्शन इज द वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा अच्छा लगा तो उन्हें छापा।
लेकिन उसका था कि डिस्ट्रक्शन इज द वे ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड जॉयस नेचर, कि विध्वंस निर्माण चलता रहे और आदमी आनंद की भूमिका में चलता रहे। तो वो आई इसलिए थी, वो जो भी कार्यक्रम उस समय हुए थे, वो कार्यक्रम आयोजित हुए जिससे किताब होकर आई थी, कि था क्या कि जिंदगी में जो भी कुछ चल रहा है, आदमी कैसे असल में अपने अंदर उसकी भूमिका ले सके, जिसको लेने के लिए हम बाकी सब कुछ करते रहते हैं। तो असल में उसकी पूरी किताब थी विध्वंस निर्माण तक आनंद ही आनंद। तो बात इसलिए नहीं थी, डार्विन की बात बिल्कुल नहीं थी कि विध्वंस करो तो ही निर्माण होगा। वो ये था कि विध्वंस निर्माण तक कुछ भी चल रहा हो, आदमी अगर आनंद ही आनंद पर टिका है तो जीवन टिका है। बिना किसी भूमिका के अपनी शंका का समाधान करना चाहूँगा। आपने यूटोपिया शब्द का उपयोग किया। माफ करिए, यूटोपियन शब्द हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है, जैसा मैंने भी पढ़ा हमारे यहाँ यूटोपिया को कोई हिंदुस्तान में बहुत अच्छी चीज नहीं मानी। ये दे आर यूटोपियंस, लोग कह रहे हैं आदर्शवादी सिर्फ कल्पना करते हैं, करते जैसे मार्क्स का एक विचार था, वेदरिंग अवे ऑफ स्टेट, जिसको लोग मानते थे ये सब यूटोपियन था। गांधी को लोग कह देंगे यूटोपियन था, मैंने जो धाराधर पर जिसको क्रियान्वित न किया जाए तो उसको यूटोपिया मानते। एक सवाल तो मेरा ये है कि आपने यूटोपिया का एक नया शब्द दिया, भविष्य दृष्टा। ये भारतीय चिंतन की पुरानी परंपरा, पर आज जो हमारे यहाँ शिक्षा दी रही है, जैसे मैं मानता हूँ कि यूटोपिया को बिल्कुल निरर्थक चीज माने, एक आदर्श अच्छी चीजों की कल्पना करो समाज में शायद उतारना है। क्योंकि यूटोपियन स्टेट या आदर्शवादी स्टेट आज तक दुनिया में कहीं है नहीं, ऐसा लोग राजनीतिक। एक सवाल। दूसरा, आपने जो राज्य भारत में महान चिंतन हुआ, महान निर्माण अनुसंधान, ऐसे कौन सा कारण था कि बिल्कुल हम जो पहले एक सतत यात्री थे कदम ताल करने लग गए, और आज भी देश 1000 वर्षों से कदम ताल कर रहा है। उससे निवरने के लिए, पुनः यात्रा शुरू करने के लिए क्या हमारा वर्तमान तंत्र उपयुक्त है, या उसके लिए कुछ एक नई खोज या रोज नई तलाश करनी? पहला सवाल यूटोपिया से जुड़ा हुआ, मैंने इसलिए बड़ा सोच समझ कर बोलता हूँ, इसलिए कहीं पर मैंने आदर्शवाद की बात नहीं की थी। हम असल में ट्रांसलेट शब्दों को करते हैं, ट्रांसलेट करना मजबूरी है। मैं जब पूरा भाषण ही हिंदी में दे रहा था तो मैं आदर्शवाद की भी बात कर सकता था, मैंने यूटोपियन ही कहा। असल में यूटोपियन का कोई भी अर्थ हम उसको ट्रांसलेशन में लेकर आ जाते हैं आदर्शवाद। असल में यूटोपियन समाज भविष्यवाद की बात है। अगर जहां से यूटोपियन शब्द निकल कर आया है, आप अगर उस पूरे शब्द की बढ़िया सर्जरी करें, और सर्जरी करके इसलिए मैंने भविष्यवाद की बात की कि यूटोपियन यानी कि जो भविष्यवाद की तरफ, जिसकी नजर पूरी भविष्यवाद की तरफ, वो यूटोपियन लोग होते थे। बड़े कम शब्दों में मुझे कहा गया कि बताऊं, इसलिए कम शब्दों में बता रहा हूं। दूसरी बात जो आपने की कि क्या जो भी कुछ हुआ, क्या हमारा तंत्र उसमें सहयोग करता है? तंत्र हमसे मिलकर बना है। हम और आप तंत्र के कारण हैं, यू एंड मी, हम सब। मुझे लगता है कि जो भी घटा, वो घटा इसलिए कि हमने चलना बंद किया। चलना बंद किया तो ये तंत्र बना। हम चलना तो शुरू करें। हमारी असल में ये दूसरी, मुझे ये भारत की एक दूसरी बात लगती है कि जैसे ही कोई बात हो कि हमको कुछ करना हो, और ये हम सब की बात है, हमको कुछ करना हो, उधर बोलेंगे अरे इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी चीजें हैं, कहां से हो पाएगा। हम लोग कभी भी कोई कोशिश, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है ये कि हम लोग कोशिश नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि तंत्र बना इसलिए क्योंकि हम वैसे हो गए।
हम थोड़े से बदलेंगे, तंत्र बदल जाएगा। तंत्र हमारी घोषणा है। कोई भी सभ्यता, कोई भी राष्ट्र, कोई भी चिंतन प्रणाली, वो घोषणा है उन लोगों की, हमारी घोषणा है। हम बदले, घोषणाएं बदल जाएंगी। हमको काम करना पड़ेगा। जी बोलिए, बोलिए, आप बैठ के बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा है। महाभारत में जी एक सवाल पूछा गया था भीष्म से। उन्होंने कहा कि राज्ञा कालस्य कारणम, राजस मतलब मेरा तंत्र से, व्यक्ति से या कोई प्रशासन व्यवस्था से है। जो राज्ञा कालस्य कारणम वहाँ कहा गया, तो क्या वो गलत कहा गया व्यास के द्वारा? बिल्कुल गलत नहीं कहा गया, बिल्कुल गलत नहीं कहा गया। मैं इतना जरूर जानता हूं, मैं इतना जरूर जानता हूं, और ये मेरा अपना अनुभव है कि राजा और सिपाही, समाज और जो भी कुछ, ये सब कुछ मिलकर हमसे बना है। मुझे इतना पता है, हम सब इस तंत्र के, कहना चाहिए हमने इस तंत्र को विकसित किया है। अगर हमारे अंदर जरा सी भूमिका में परिवर्तन होता है, मेरा दावा है, और अगर ट्राई करने वाले यहां लोग हों, मैं कहता हूं 2 महीने तक जितने लोग बैठे हुए 10 लोग बैठकर ट्राई करें, और मेरा दावा है कि जिन्हें आप तंत्र के सिपाही कहते हैं, शायद उनको सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि आप बदलेंगे, हम बदलेंगे। मैं तो दावा कर रहा हूं कि एक बार ट्राई तो करिए। मेरा जो एक प्रश्न है, सॉरी आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। श्योर, नो प्रॉब्लम, प्लीज गो अहेड। Globalization is a reality. No one of us can deny it. We are subject to internet using, right? तो अगर ये हकीकत है, how do we face the challenges that we have in real life situation? On one hand, yes, I agree. Some of the speakers say that I think it is shiksha, education. I think my own feeling is that education, perhaps something is not right somewhere. There is disconnect in education. If you look at our, divergent society here with different political ideologies, some group of people feel that education should be in this way. Yet the next time another group of people will come, no, this is not the right way. So do we think that this is the right way that the society should move on? Because I see changes in my lifespan. Huge changes are happening, ideologies are changing, दिशा बदल रहा है. So what is it that is the problem? Thank you very much. मैं क्या, should I answer in English or? Please, no, I can understand. You can understand. I cannot speak very well. That's why. नो प्रॉब्लम। मानी जी ने जो सवाल किया कि ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है, हम सब कुछ कर रहे हैं, और मुझे जो एक बात लगी कि आज तो हमारे पास बड़ी अच्छी बात है, इट्स रियली इंटरेस्टिंग टाइम कि हमारे पास आज इंटरनेट मौजूद है, कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रांग है, हम जान सकते हैं कि पूरी दुनिया में आज हो क्या रहा है। वहां से एक नई बात यह हो सकती है कि हम जिन विचारों से, जिन थॉट से कहीं ये हिंदुस्तान की जो सभ्यता बनी या जिनसे सभ्यताएं बनी, आज हम उनके बारे में गहरी खोज कर सकते हैं कि वॉज इट राइट, वॉज इट रियली गुड। आई मीन इट्स नॉट अबाउट दैट आई एम टॉकिंग, वॉज इट रियली गोना मेक एनी सेंस इफ वी वर्क ऑन इट। क्योंकि आज तो मतलब मैं यहां पर जो बातें कर रहा हूं, ये 1 घंटे के अंदर नेट में ऑनलाइन होंगी, ये दुनिया आ चुकी है। तो वी डोंट, आई मीन दिस इज द मेजर गिफ्ट। 20-30 years back, what I am speaking, nobody knew in Delhi, but right now it's not possible. Everything is there, सब कुछ वहां पर मौजूद है। तो ये तो एक बड़ा पॉजिटिव बात है। मुझे लगता है कि आज हम खोज सकते हैं कि यस, क्या सही था क्या नहीं। दूसरी बात जो आपने कही एजुकेशन, शिक्षा वाली,
कि एक ग्रुप आता है, ये कहता है, दूसरा ग्रुप आता है, वो कहता है। मैं एक सवाल करता हूं, बच्चे मेरे और आपके हैं। वी आर डिफाइनिंग द फ्यूचर ऑफ आवर किड्स। हमारा कोई से नहीं रहना चाहिए पॉलिसीज में? आई मीन द पीपल दोज हु आर सिटिंग हियर, दे आर नॉट गोना से दैट व्हाट दे वांट। क्या उनकी कोई भूमिका नहीं होगी? सवाल तो यही है ना कि आज मैं सोच लेता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, आप सोच लेते हैं मुझे क्या करना चाहिए। मैंने वही बात कही, कम्युनिकेशन, संवाद, कि अगर वो हुआ तो हम सब डिसाइड करेंगे कि यस दिस इज व्हाट वी वांट, नॉट आई वांट और व्हाट यू वांट। एंड दिस इज वेयर आई थिंक एजुकेशन विल चेंज। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आदरणीय विवेक जी, आपने एक बहुत ही सुंदर बात कही जो मुझे हिट किया, जो मैं भी उसको फील कर रहा हूँ। रिलीजन इज वन। धर्म एक, जिसको हम कई रूप में पूरी दुनिया में पालन करते हैं, झेलते हैं, मानते हैं, जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, बट धर्म एक, छद एक है। अध्यात्म क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है। और ये धर्म से कितना लिंक्ड है, इंडिविजुअल से कितना लिंक्ड है, स्पिरिचुअलिटी का रियल सेंस क्या है? लंबा उत्तर नहीं दूंगा, शॉर्ट। आध्यात्म का बड़ा छोटा सा अर्थ देता हूं पारिभाषिक तौर पर, क्योंकि फिर उसके ऊपर आप सोच सकते हैं कि आध्यात्म का अर्थ होता है कि जो आदि है, जो ऐतिहासिक है, जो था ही, और जो आत्मा का है, हमारा है, अपना है। ये अर्थ होता है आध्यात्म का। असल में धर्म, जिसे हम धर्म कहते हैं, धर्म भूमिका तैयार करता है आध्यात्म की। आदमी, अभी तो हम लोग जन्म से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो जाते हैं। जिस दिन आध्यात्मिक दुनिया बनेगी, हम पैदा होंगे, देखेंगे क्या है, और फिर आध्यात्मिक तौर पर स्वीकार करेंगे कि यस मुझे अब क्या बनना है। तो धर्म आध्यात्म की भूमिका तैयार करता है। जीवन का मर्म वो है, रास्ते पर जो चलने की शुरुआत होती है वो आध्यात्म करता है, क्योंकि वही है जो आदि है, पुरातन है, था ही, और जो आत्मा का है वो अध्यात्म है। एक आखिरी प्रश्न मेरा है जी। धर्म और अध्यात्म की चर्चा हो रही है, और हमारे देश में एक बहुत ज्वलंत समस्या है भ्रष्टाचार की, आतंकवाद की, नक्सलवाद की। और इस समस्या की जड़ में क्या है, कैसे समाप्त होगा, इसमें अध्यात्म और धर्म से आप कैसे जोड़ेंगे, कैसे समाप्त करेंगे, इसके संबंध में मैं ये तीन चीजों की मैं नहीं समझता कि ये तीन ज्वलंत समस्याएं हैं। मैं बिल्कुल नहीं समझता। मैं इसलिए नहीं समझता क्योंकि कोई बातें अगर 20 बार रिपीट कर दी जाती हैं तो समाज उनको मानने लगता है। मुझे नहीं लगता कि ये भ्रष्टाचार, ये आतंकवाद, ये कहिए जो क्रिमिनलिटी ऑफ माइंड हो रही है वो समस्या है। मुझे कहीं पर लगता है कि इन सब समस्याओं के साथ साथ ही जो बाकी हजारों समस्याएं चल रही हैं, आप भ्रष्टाचार को तो भूल जाइए। मैं इसलिए कहता हूं भ्रष्टाचार को भूल जाइए क्योंकि ऑफिस तक पहुंचने के लिए जहां पर भ्रष्टाचार शुरू होते हैं, जहां पर भी होते हैं, उसके पहले हमारी पूरी जिंदगी ही बड़ी खतरनाक है। मैं समझता हूं कि आज इस सभ्यता की ऊंचाइयों में बहुत सारी हजारों चीजें ढंग से नहीं घट रही, और मुझे जो कारण सबसे बड़ा लगता है, अगेन मैं उन्हीं दोनों बातों पर आता हूं कि मुझे कहीं पर लगता है कि भारत की खोज मिटी है, खोज मिटी है, सवाल मिटे हैं, सवाल मिटे हैं, सोच और विचार मिटा है, सोच और विचार मिटा, चिंतन शून्य है। भारत की परिभाषा चिंतन शून्य देश की होनी चाहिए। और जब ये सब मिटा, कम्युनिकेशन मिटा है, टोटल कम्युनिकेशन गैप है, कोई आपस में संवाद नहीं कर रहा, हम अपनी अपनी बात रखकर चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन तीनों चीजों के ऊपर मत सोचिए, एज ए होल सोसाइटी देखिए ना क्या क्या है। देखिए,
भ्रष्टाचार, आतंकवाद समस्या दिखती है। टीवी में इनके बड़े बड़े फोटो आते हैं, इसलिए दिखते हैं। जो आपकी नाली से जो डेंगू के मच्छर निकल रहे हैं ना, वो ज्यादा बड़ी समस्या है। वो मुझे लगता है ज्यादा बड़ी समस्या है। और ये सब इसी कारण से हो पा रहा है क्योंकि अगेन वही तीनों बातें। तो इन तीनों को रखिए। मैं जानता हूं कि आप चूंकि जर्नलिज्म से आते हैं तो आपको पूछना जरूरी है ये सवाल, क्योंकि आज ये छाए हुए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा व्यक्तिगत सवाल होना जिनमें हम रोज जूझ रहे हैं, ये भी व्यक्तिगत सवाल हो सकते हैं, लेकिन डेंगू के मच्छरों से बच्चों की मौत होना ज्यादा दुखदाई है, ज्यादा दुखदाई है, मुझे ऐसा लगता है। अब ये प्रश्नोत्तर कार्यक्रम यहीं पे